Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher Government UBS Walrama, Zone Maur. And today is 4th of May 2021. My subject is science and this is class 8. And topic is conservation of plants and animals, and today's subtopic will be conservation of forests and wildlife. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, तो आज इसी सिलसिले में हम इसी का एक सब टॉपिक उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया और आप अंडरस्टैंड भी आपने किया कि फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखती है, तो कितने बेनिफिट्स हमें इन चीज़ों से मिलते हैं. बाद में हमने ये भी देखा कि अगर फॉरेस्ट्स की डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है. उसमें हमने देखा कि हमें सॉइल एरोजन का मसला हो जाता है खड़ा, ज़मीन खिसक जाती है, फिर हवा या पानी के ज़रिए या ये वो फिर उस चीज़ की वजह से डेजर्टिफिकेशन यानी कि ज़मीन बंजर बन जाती है. तो या बाकी मसलात खड़े हो जाते हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एटमॉस्फेयर में काफ़ी मिकदार में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाद में ये अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है. ग्लोबल वार्मिंग में फिर वो पार्ट इसका बन जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने में, या ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कंपोनेंट बन जाता है. या ऑक्सीजन कम हो जाती है. जब पेड़ ज़्यादा काटेंगे तो इसका मतलब है जो आउटपुट है ऑक्सीजन का, क्योंकि वहीं से मिलते हैं हमें फॉरेस्ट से, प्लांट से वगैरह से. जब वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दिस प्लानट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आउटपुट ऑफ दिस ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा. तो ये इसके बारे में हमने तफसील से बताया, और या बाकी चीज़ें हमें इन फॉरेस्ट से मिलती हैं वो भी कम बंद हो जाएंगी. तो आज हम देखेंगे कंजर आप इन फॉरेस्ट्स को या जो इसमें, या फिर हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ इससे काफ़ी मुतासर होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. अगर जंगलात का कटाव करेंगे तो वाइल्ड लाइफ पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इनके घर वही है, फॉरेस्ट्स हैं, तो इनका मुश्किलात का सामना पड़ेगा. तो अगर वो फिर आगे मारे जाएंगे, आगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, मूव करेंगे अर्बन एरियाज की तरफ, एक तो या तो वो ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाएंगे या मारे जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो एक जो इकोसिस्टम बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो यह हमने अच्छी तरह से इस पर डिस्कस किया. तो अब हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम कैसे कंजर्व करेंगे, इसकी निगरानी कैसे करेंगे, इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं, तो कैसे कर सकते हैं. तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें अब एक वेल मैनर्ड तरीके से बनाई गई है इस दुनिया में. तो कुछ मखसूस जगह इनके लिए रखी जाती हैं प्रोटेक्शन के अंदर, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर, या प्राइवेट किसी जगह प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि वहाँ पे मुद्दा मकसद वही है कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है या उसका वो जो फ्लोरा एंड फोना है, यानी कि जो फ्लोरा हो गई जो प्लांट लाइफ वहाँ की है, तो और ये फोना हो गया ये जो एनिमल लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो जो ह्यूमन ग्रीड की वजह से उनको नुकसान पहुँचता है उनको हम बचाने में कामयाब हो जाते हैं. तो इनको हम प्रिजर्व रखते हैं, इनको हम रिजर्व भी रखते हैं और प्रिजर्व भी रखते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि इस वैल्यूएबल एसेट जो गॉड गिवन वैल्यूएबल एसेट है इसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे. तो इसी सिलसिले में एक बायोस्फीयर इसमें आ जाता है. तो हम एक एक करके हम इनको इस कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स दी हुई है, तो इसी रिगार्डिंग तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए. तो ये क्या है, तो एक तो इसमें आती है बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर का मीनिंग पहले देखेंगे हम. ये बायोस्फीयर क्या होता है. बायोस्फीयर
the part of the earth in which living organisms exist or which supports life is referred as biosphere. बायोस्फीयर जमीन के उस हिस्से को हम कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, और या उस हिस्से को, जमीन के उस हिस्से को जो लाइफ को सपोर्ट करती है, जिसमें अच्छी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उस पार्ट जमीन के उस टुकड़े को हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर वो जमीन का वो हिस्सा जिसमें लाइफ मौजूद है, यानी कि प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो उस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं. गुड. इसके बाद आ जाता है बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationships and the relationship with the environment is referred as biodiversity or biological diversity. मतलब ये कि biodiversity हो गई वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वैरायटी हो गई मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस जमीन पे एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें प्लांट्स भी आएंगे, इसमें एनिमल्स भी आएंगे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, तो इसमें ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे. और एक तो ये, और देयर इंटर रिलेशनशिप, और आपस में इनको क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता रहता है आपस में. प्लांट्स को एनिमल के साथ क्या रिश्ता है, प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिश्ता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स के साथ क्या रिश्ता है, या एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इनको जो आपसी रिश्ता है, जो भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनकी जो आपसी रिलेशनशिप आपस में है. तो और एक तो इनकी आपसी रिलेशन आपस में, और इनकी रिलेशनशिप किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि उनका जो आसपास का माहौल है. एक तो इनको, जैसे अगर ऐसे मैं समझाऊंगा, जैसे समझो एक जगह पे एक हिस्से में प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एक जगह है. तो एक तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, दूसरा इनको जो आसपास का एनवायरनमेंट है, आसपास का माहौल है, इसके साथ क्या रिश्ता रहता है, क्या रिलेशनशिप इनकी बनी हुई है. इसको, दोनों चीजों को लेकर इसको हम बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं. अंडरस्टूड. देन इट इज बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वो एरियाज है जो मखसूस किए जाते हैं, जो जिनका मतलब है क्रिएट करने का, जिनका मकसद है बनाने का, जिनका मकसद है प्रोटेक्शन दिया हुआ इस एरिया को. क्या है मतलब? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वो एरिया जहां पे इसको, इस वाले हिस्से को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, इसकी बायोडाइवर्सिटी की निगरानी की जाती है उन एरियाज में, उनको हम बायोस्फीयर रिजर्व किया जाता है, रिजर्व कहते हैं, या रिजर्व इसको मकसूद रखा जाता है. किस लिए? उस एरिया में प्रोटेक्शन दी जाती है, निगरानी की जाती है किनकी? बायोडाइवर्सिटी की. यानी कि बायोडाइवर्सिटी में आएगी ये ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो जितना भी है उस एरिया में, उनकी ये निगरानी की जाती है एक एरिया में, मखसूस एरिया में. तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. एक तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है कौन? बायोस्फीयर रिजर्व्स. इनमें प्लांट्स, एनिमल्स है, जो भी है, इनकी निगरानी रहती है, इनकी हिफाजत रहती है. और इससे क्या हो जाता है? एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया का जो कल्चर है वो भी महफूज रहता है. वो मसला वो कैसे हो गया? वो ऐसे, सपोज किसी एरिया में अगर बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके आसपास में जो एरियाज हैं उनका जो कल्चर है वो भी, क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं है आपको अर्बनाइजेशन करने की, वहां पे आप शहर नहीं बसा सकते उस एरिया में, वहां पे आप फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते, वहां से आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते उस एरिया में, वहां से आपको लैंड प्रोक्योरिंग की इजाजत नहीं दी जाती है, या बाकी चीजों की. तो इसका मतलब है जो वहां का जो हिस्टोरिक कल्चर होता है उस एरिया का, वो
लगभग उसी हिसाब में उसी कंडीशन में सेव रहता है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन की इजाजत नहीं दी जाती है उस एरिया में, तो उस एरिया का वो कल्चर भी बच जाता है, जो पुराना कल्चर है वो भी बच जाता है इस बायोस्फीयर की ही वजह से। वो उसको उस कल्चर को मेंटेन रखने पे भी मदद करता है फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व। Biosphere reserve may also contain other protected areas like national parks and wildlife sanctuaries in it. ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है एरिया है, इसमें इसके अंदर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, एक इसकी डिमार्केशन होती है इस एरिया की। तो इसके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकती है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती है। कहीं कहीं पे इसी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में नेशनल पार्क्स भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। अब ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, क्योंकि ये भी इसी बायोडाइवर्सिटी को ही प्रोटेक्शन करने में हमें मदद देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये नेशनल पार्क्स क्या है? नेशनल पार्क्स आर एरियाज दैट एम टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये वो एरियाज हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। सब जो कोई एरिया है, वहां से जंगलात है, वहां से पानी का थोड़ा चश्म ये दरिया बह रहा है वहां से नेचुरली, और उसके आसपास उस जंगलाती एरिया में काफी यूजफुल प्लांट्स है, ट्रीज है या हर्बस है या वाइल्ड लाइफ है, उसमें जंगली जानवर है उस एरिया में, तो नेचुरल हिसाब से है। तो क्या कहते हैं, तो इसको एक तो उसका वो नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया जाता है, किसे? नेशनल पार्क, उस एरिया को। तो एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इस जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी निगरानी की जाती है। जब एनवायरनमेंट हो, नेचुरल एनवायरनमेंट है, कुदरती तौर वहां पे बायोडाइवर्सिटी का होना लाजमी है, तो उसको इस नेशनल पार्कस में प्रोटेक्शन मिलती है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर पब्लिक। अब जो नेशनल पार्कस है इनको पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक वहां पे एंजॉय करती है, वहां घूमने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तब वो उस नेचुरल जो ब्यूटी है उसका लुत्फ उठाते हैं, या वो जो नेचुरल सीनरी वो क्योंकि वो मेंटेन होती है, वहां पे किसी तरह की अर्बनाइजेशन अलाउड नहीं है, तो या बाकी चीजें हैं या आर्टिफिशियल कुछ चीजें बनाने की वहां इजाजत नहीं है, बिल्डिंगें बनाने की इजाजत नहीं है, इंडस्ट्रीज बनाने की इजाजत नहीं है। तो जैसा वो नेचुरल है उसी हिसाब में वो एरिया होता है, लेकिन अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन रहता है वो एरिया। तो उस नेशनल पार्क को फिर पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाता है, वहां पे पब्लिक विजिट कर सकती है, टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं, एक वो फिर नजारा करते हैं कुदरती तौर जो उन जंगलाती उस एरिया में। तो वहां पे वो मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे देखते हैं और मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ का भी वो वहां पे नजारा करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे आपको, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ में एक नेशनल पार्क है, उसमें ये काफी सारे पेड़ पौधे हैं, काफी वाइल्ड लाइफ भी है। तो और बाकी नेशनल पार्क, काफी नेशनल पार्क है इस हमारी कंट्री में या दुनिया में। तो ये हो गया नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में ये पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल, इंजॉयमेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और पब्लिक रिक्रिएशन में भी इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पे सैर तफरी के लिए इस्तेमाल हो जाती है और लोग इन चीज़ों का मुजाहरा करते हैं, या बच्चे वगैरह एक्सकर्शन के जाते हैं, तो इनको फिर एक कंसेप्ट मिलता है इस बायोडाइवर्सिटी का, वहाँ से एक कंक्रीट मटेरियल मिलता है देखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी का नजारा करने के लिए। तो एक यूजफुल चीज है नेशनल पार्क। अच्छा, इसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई is an area, wildlife sanctuary is an area where animals habitat and their surroundings are protected from any sort of disturbance. तो वाइल्ड लाइफ एरियाज वो एरियाज हैं जहां पे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनका जो नेचुरल हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट जिसमें वो कुदरती तौर रहते हैं,
وائلڈ لائف کی اینیملز کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے جنگلات. جیسے وہ ہو گیا ان کا اپنا گھر, اپنا ہیبیٹیٹ ہے, ان کا رہن سہن کا طریقہ اپنا ہے. جیسے ہمارا ہیبیٹیٹ ہمارا ہوم ہے, تو اگر ہم شیر یا بیئر یا کوئی کسی بھی وائلڈ لائف اینیمل کو لائیں گے اور اس کو اپنے کمرے میں بٹھائیں گے, اس کو صوفہ پہ رکھیں گے, اس کو بیڈ پہ رکھیں گے, تو وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اس کو لائک بھی نہیں کرے گا اس چیز. حالانکہ یہاں پہ اس کو کمفرٹ زیادہ ملے گا اس چیز سے, مگر وہ اس کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ وہی انوائرمنٹ ہے, وہی ماحول ہے, وہ اسی ماحول میں رہنا پسند کرے گا. تو وہ اس کا ہیبیٹیٹ ہو گیا, وہ اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہو گیا. تو اس میں کیا وائلڈ لائف سینکچریز میں کیا ہے, تو ان کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہوتا ہے, ان کا جو وہ ایریا ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں نیچرلی, تو اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اینی سارٹ آف کسی طرح کی ڈسٹربنس اس وائلڈ لائف سینکچریز میں نہیں ہوتا ہے. مطلب کس طرح کا ڈسٹربنس, کیپچرنگ, وہاں پہ آپ وائلڈ لائف اینیملز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں, چاہے اس میں کوئی کسی طرح کا بھی وائلڈ لائف ہو, کسی طرح وائلڈ اینیمل ہو, اس کو آپ بالکل نہیں پکڑ سکتے. وہ بالکل پروہیبٹڈ ہے, اس میں آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے یا جیل بھی ہو سکتی ہے. تو کلنگ, آپ ان جانوروں کو نہیں مار سکتے کسی بھی طرح سے, نہ تو مار سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں, چاہے وہ کوئی برڈ ہو اس وائلڈ لائف میں, کوئی اڑنے والا جانور ہو, پرندہ ہو, یا کوئی لائن ہو, یا بیئر ہو, یا ڈیئر ہو, یا باقی جتنے بھی, یا ایلیفینٹ ہو, کچھ بھی ہو. تو ان کوئی بھی وائلڈ اینیمل ہو یا برڈ ہو, یا تو اس کو آپ کسی طرح کا کل نہیں کر سکتے, اس کو نہیں مار سکتے ہو. اینڈ پوچنگ آف اینیملز, اور وہاں سے آپ ان کا شکار بھی نہیں کر سکتے ہو. جیسے ہم جاتے ہیں کسی جگہ ایریا میں, تو کسی شکار کرتے ہیں کسی جانور کا یا کسی پرندے کا, لیکن اس وائلڈ لائف سینکچری میں دیٹ از ٹوٹلی پروہیبٹڈ. یو کین بی فائنڈ اور یو کین بی سینٹ ٹو جیل, آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. اٹ از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ, اسٹرکٹلی زبردست طریقے سے اس پہ اسٹرکٹ پروہیبیشن ہے. تو ایسا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ تو آپ وائلڈ لائف سینکچری کے اندر کسی طرح کا ہتھیار لے جا سکتے ہیں, اور نہ جو وہ چیزیں جو ان کو ڈسٹرب کرے گی, ان کے موومنٹ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو یہ تو ہو گیا یہ. تو اس کی ایگزامپلس ہے, جیسے یہاں پہ داچی گام وائلڈ لائف سینکچری یہاں پہ بھی ہے, سری نگر میں ہے. اکثر بچوں کو ایکسکرشن کے لیے وہاں پہ لیا جاتا ہے, تو اس وائلڈ لائف سینکچری کو ایز نیشنل پارک بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی وزٹ کرنے کے لیے, ایکسکرشن کے لیے بچوں کو اکثر لیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے وہاں جانے کا, تاکہ ان جو بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اس بایو ڈائیورسٹی, بایوسفیئر, وغیرہ جس وائلڈ لائف کے بارے میں کافی انفارمیشن ملتی ہے. جب یہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو ہماری جو وائلڈ لائف سینکچری سری نگر داچی گام میں ہے, تو اس میں کافی ساری وائلڈ اینیملز موجود ہیں, اور یونیک وائلڈ لائف اینیملز موجود ہیں. ان میں سے کچھ انڈینجرڈ بھی ہے, یعنی کہ جو خطرے کی تگار پہ ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کل دوسرے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے, انڈینجرڈ کیا ہو گیا. تو اس میں کون سے اینیمل ہیں مینلی, تو وہاں پہ ایک تو آپ کو ہانگل ملے گا, ایک یونیک ہانگل ہے, ڈیئر ہے, بلیک بیئر ہے, یعنی کہ بالو ہاپوت وانا چھو, اینڈ براؤن بیئر بھی ہے, یعنی براؤن کلر کا بیئر بھی, وہ بھی یونیک لیپرڈ ملے گا آپ کو, اور مسک ڈیئر دوسرا قسم ہے ڈیئر کا. تو یہ جو کافی مائگریٹری برڈس وہاں پہ ملیں گے, مائگریٹری برڈس جو وقتاً فوقتاً مائگریشن کرتے ہیں, 6 مہینے یا 5 مہینے باہر چلے جاتے ہیں, جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے, ونٹر کا موسم ہوتا ہے, تو باہر چلے جاتے ہیں. اب جب موسم ٹھیک ہو جاتا ہے, سمر کا موسم شروع ہوتا ہے, تو واپس آ جاتے ہیں. ان کو ہم مائگریٹری برڈس کہتے ہیں. تو وہ بھی وہاں پہ آپ کو ملیں گے. تو یہ تھی انفارمیشن کنزرویشن آف فارسٹس اینڈ وائلڈ لائف. تو ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہم نیشنل پارک میں دیکھیں گے, تو وہاں پہ آپ کو فارسٹ بھی, ایک ڈینس فارسٹ بھی ملے گا کافی ایریا میں, تو اور وائلڈ لائف بھی ملے گا. تو دونوں چیزوں کی نگرانی ہو جاتی ہے. پھر نیشنل پارک, تو وہاں پہ قدرتی طور جنگلات کافی ہوں گے, ان کی بھی نگرانی ہو جاتی ہے, اور ان کے اندر وائلڈ لائف ہوتی ہے, ان کی بھی نگرانی ہوتی ہے. ان وائلڈ لائف سینکچریز میں بھی جنگلات پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اور جنگلات میں
वाइल्ड एनिमल्स होती है तो दोनों की निगरानी होती है। तो इस तरह से इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम ये बायोडाइवर्सिटी को हमें मेंटेन करना है, हमें प्रिजर्व करना है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ताकि ये जो वैल्यूएबल एसेट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी बका के लिए, तो इनको हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व कर सकें। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह tomorrow we will meet with another interesting topic, and we will discuss it with you, and I will also upload the screenshot of this whiteboard in your WhatsApp group along with the relative video. I hope you will watch the video keenly, and you will try to learn the important things of this topic, and you will write down these valuable information in your exercise notebook, and will memorize it very well, and stay at home and stay safe. Use mosques if you have any sort of need to go outside your homes. You have to wear mask. Remember to wear mask. अगर आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे, and you should wash your hands many times during a day. आपको दिन में काफ़ी बार हाथ धोने चाहिए साबुन से, या डेटॉल अगर होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, and use hand sanitizers if you have. अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर है तो अच्छी बात है, आपको रखनी चाहिए, तो उसको भी आप सैनिटाइज करते रहेंगे दिन में 2-3 बार, तो हाथ उससे भी, एंड और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे. कीप सोशल डिस्टेंसिंग, just keep yourself away from other people, keep a distance between people to people, avoid social gatherings, and आप सोशल डिस्टेंस का मतलब होगा कि आप एक दूसरे से थोड़ा 5-6 फीट का दूरी बनाए रखेंगे, और सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं, जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहाँ पे ना जाएं. तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप. इट विल हेल्प टू फाइट against this deadly corona disease which has taken the shape of pandemic. तो आज वबाई बीमारी का शक्ल इसने अख्तियार की हुई है, ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है, जंगल के आग की तरह फैल रही है. तो इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह we will be succeed, we will success to break down this chain. इस चेन को हम ब्रेक डाउन करेंगे, और इंशाल्लाह हम इस टफ दौर से भी जल्दी निकलेंगे. इन्हीं वर्ड्स के साथ I will say goodbye to you. We will meet tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.